आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 48 है और हम करने वाले हैं इट की प्रैक्टिस। पिछले वीडियो में मैंने आपको इट के सभी कॉन्सेप्ट्स बताए थे और आपको ये बताया था कि किस किस तरह के सेंटेंसेस में इट का यूज सब्जेक्ट की तरह करना जरूरी होता है। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें ये पता लगे कि जो हमने कॉन्सेप्ट में सीखा उसमें हमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। आपके सामने देखिए दो सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है वहां पहुंचने में कितना समय लगता है और दूसरा सेंटेंस वहां पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगता है। यहां पर तुम्हें कह दिया, इसकी वजह से सेंटेंस को बनाने के तरीकों में भी थोड़ा फर्क आ जाएगा। कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। वहां पहुंचने में कितना समय लगता है, समय लगना, समय लगने की बात हो गई। इसका क्लियर सा मतलब है कि यहां पर सब्जेक्ट की तरह इट का यूज किया जाएगा और जो सेंटेंस की मेन वर्ब होगी, मुख्य क्रिया, वो होगी टेक। ये तो क्लियर। सेंटेंस किस टेंस में है? ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। कैसा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल के हिसाब से सबसे पहले लगाते हैं WH फैमिली मेंबर। कितना समय, कितना समय को क्या कहते हैं? कितना समय को कहते हैं हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग आप कह सकते हैं। चलिए हमने हाउ लॉन्ग कह दिया। अब इसके बाद हमें डज या डू का यूज करना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में। लेकिन डज या डू इस बात पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। मैंने आपको बताया समय लगना की जब बात होती है तो सब्जेक्ट होता है इट। इट के साथ में तो लगेगा डज, क्योंकि इट एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज का यूज करेंगे। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। उसके बाद बताई जाती है मेन वर्ब उस सेंटेंस की, जो कि है टेक, उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, केवल इतने सेंटेंस का क्या मतलब है? कितना समय लगता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक। अब आगे की बात ऑब्जेक्टिव पार्ट में। वहां पहुंचने में कैसे बोलेंगे? टू रीच देयर। तो ये सेंटेंस बना हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच देयर। ये तरीका है सेंटेंस को बनाने का। हाँ, एक चीज और है कि कितना समय को WH फैमिली मेंबर की वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप हाउ मच टाइम भी कह सकते हैं। यानी कि सेंटेंस को आप ऐसे बोल सकते हैं हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच देयर। ठीक है, ये सेंटेंस बन गया। तो या तो हाउ लॉन्ग के साथ या हाउ मच टाइम के साथ। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, वहां पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगता है। अगर मैं इस सेंटेंस को इसी तरह से बनाऊं तो कितना समय लगता है के लिए तो मैं सिंपली कह सकता हूं हाउ लॉन्ग डज इट टेक। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब ये बताया गया हो कि किसे लगता है, तुम्हें, तो टेक के तुरंत बाद आपको कहना है यू। मान लीजिए होता वहां पहुंचने में मुझे कितना समय लगता है, तो मुझे के लिए क्या? मी। उसे कितना समय लगता है, कोई लड़का है तो हिम। उसे कितना समय लगता है, कोई लड़की है तो हर। ये बताया था मैंने आपको। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, वहां पहुंचने में सेम वही टू रीच देयर। यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि यहां पर टू आएगा। यहां टू नहीं आएगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था टेक के बाद में हमेशा डायरेक्ट ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। अगर होता वहां पहुंचने में रोहित को कितना समय लगता है, तो क्या होता हाउ लॉन्ग डज इट टेक रोहित टू रीच देयर। ठीक है, तो टू नहीं आएगा। अच्छा, अब हाउ लॉन्ग की जगह पे हाउ मच टाइम तो आ ही सकता है, जैसे मैंने यहां पर बताया हाउ मच टाइम डज इट टेक यू टू रीच देयर। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ऐसे सेंटेंसेस में जब यहां पर तुम्हें नहीं था, जब ये तुम्हें नहीं था यहां पर, तब तो आपके पास में एक ही ऑप्शन था और वो क्या था कि इट का यूज आप एज अ सब्जेक्ट कर लें। लेकिन जब ये बता दिया कि किसे लगता है समय, तो जिसे लगता है वही तो सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट के बारे में बता दिया तो मैं इट की जगह पे सब्जेक्ट का भी यूज कर सकता हूं। तो इस सेंटेंस को बनाने का एक और तरीका हो सकता है हाउ लॉन्ग डज, ये तो मैं पहले लिख ही देता हूं। अब यहां पर मैं डज अगर लिख देता हूं, ठीक है, तो पॉइंट यह है कि सब्जेक्ट क्या है मेरा? यू। इट की जगह पे यू लिखा। अब
सब्जेक्ट यू के साथ में तो डस नहीं आता, क्या आता है? केवल डू। हाउ लॉन्ग डू यू, और उसके बाद मेन वर्ब क्या है? टेक। अब सिर्फ इतना सेंटेंस देखिए, हाउ लॉन्ग डू यू टेक, आप कितना समय लेते हो, ये मतलब है इसका। हाउ लॉन्ग डू यू टेक, और उसके बाद वहां पहुंचने में टू रीच देयर, और हाउ लॉन्ग की जगह पे हाउ मच टाइम तो आप कह ही सकते हैं। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट था कि जब ये बता दिया कि किसे लगता है समय, समय लगना किसके लिए, किसके बारे में बता रहे हैं कि किसे समय लगता है, तो अगर सब्जेक्ट बता दिया गया है, ऐसे में आप इट के साथ तो सेंटेंस को बना ही सकते हैं। ऐसे में आप टेक के बाद तुरंत उस सब्जेक्ट के बारे में बता देंगे, और या फिर आप इट की जगह पे उस सब्जेक्ट को ही डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं। तो आइडियली इस सेंटेंस को बनाने के 4 तरीके हो गए। एक तरीका ये, और दूसरा हाउ लॉन्ग की जगह पे हाउ मच टाइम, और एक तरीका ये और इसकी जगह पे हाउ मच टाइम। तो 4 तरीकों से देखो सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। वहां गए हुए मुझे कई दिन हो गए थे। कई दिन हो गए थे, बस इसे देखते ही तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि समय हो गया था। और समय हो गया था जब कहा तो इट का यूज ऐसे किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह होगा, लेकिन यहां पर कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाएगा, ऐसे में पिछले वीडियो में बताया था हैड बीन। सिंपल, बस इतना ध्यान रखना है। कई दिन हो गए थे, इट हैड बीन मैनी डेज। 2 साल हो गए थे, इट हैड बीन 2 years। 3 दिन हो गए थे, इट हैड बीन 3 days। ये तो बिल्कुल क्लियर हुआ पिछले वीडियो में, इसे मैं लिख देता हूं, इट हैड बीन मैनी डेज। अब यहां पर बताया गया है किसे हुए थे, मुझे हो गए थे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हैड बीन वाले कॉन्सेप्ट में कि ऐसे में हमेशा जो भी टाइम है, जितने भी दिन हो गए थे, समय हो गया था जितना भी, उसके बाद टू के साथ में कहते हैं टू मी। यहां पर टू आता है। टेक के वाले सेंटेंसेस में जिसमें टेक आता है उसमें टू नहीं आता। इट हैड बीन मेनी डेज टू मी, मुझे कई दिन हो गए थे। वहां गए हुए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था गए हुए के लिए क्या कहेंगे? हैविंग गॉन। गो की थर्ड फॉर्म, जाने को गो कहते हैं, गो की थर्ड फॉर्म हैविंग गॉन, और उसके बाद क्या? वहां, हैविंग गॉन देयर। तो इस तरह का सेंटेंस आपने पिछले वीडियो में बनाना सीख लिया था, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एडवांस इंग्लिश में गॉन की जगह पर बीन का यूज करना भी काफी कॉमन है, हैविंग बीन देयर। और ये किस कॉन्सेप्ट से निकला है, अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मैं दिल्ली जा चुका हूं। कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि मैं दिल्ली जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू दिल्ली। और मैं फिर थोड़ा सा सेंस में, सेंटेंस को थोड़ा सेंस में रखने के लिए वंस भी कह देता हूं, आई हैव गॉन टू दिल्ली वंस। मैं एक बार दिल्ली जा चुका हूं। तो एडवांस इंग्लिश में गॉन की जगह पर बीन का यूज आपने अक्सर देखा होगा, और ऐसे कह दिया जाता है आई हैव बीन टू मुंबई या आई हैव बीन टू दिल्ली वंस। तो इसी चीज से ये बना है। ऐसा ही कुछ है कि गॉन की जगह पे आप बीन का यूज कर लेते हैं एडवांस इंग्लिश में। तो इस सेंटेंस को बनाने का ये बेस्ट तरीका है, इट हैड बीन मेनी डेज टू मी हैविंग बीन देयर। अब अगर मैं बात करूं कि इसके अलावा भी कोई तरीका हो सकता है, तो हाँ, एक तरीका और अच्छा सा हो सकता है, और वो तरीका ये हो सकता है कि यहां तक हटा दीजिए, इट हैड बीन मेनी डेज टू मी, मुझे कई दिन हो गए थे। ये तो बिल्कुल क्लियर है। वहां गए हुए, इसको मैं कैसे कह सकता हूं? सिंस आई वेंट देयर। ये भी एक तरीका है, थोड़ा प्रैक्टिस कर करके आता है। मैं वहां गया उस समय से। जब भी किसी पर्टिकुलर समय से की बात होती है ना, तब सिंस का यूज करते हैं ना आप, किसी निश्चित समय से। तो जब मैं वहां गया, वो एक पल था, वो एक समय था, उस समय से इट हैड बीन मेनी डेज टू मी, मुझे काफी समय, मुझे कई दिन हो गए थे। तो मुझे कई दिन हो गए थे जब से मैं वहां गया,
कुछ सेंस बिल्कुल उसी तरह का है सेंटेंस का, तो इस तरह से भी इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं। ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया आपको। अच्छा, अब इस सेंटेंस पे आ जाते हैं। अगर 10:01 भी हुआ तो छुट्टी मानी जाएगी। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है जिसके बारे में मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में बताया था। अगर के साथ शुरुआत हो रहा है, अगर ये हो तो ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब कंडीशनल सेंटेंसेस तो बनाने आपको आते हैं, लेकिन यहां पर इट का क्या रोल है? इट का रोल कहां है? पहली बात, यहां पर आप देख रहे हैं टाइम की बात हो रही है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था जब भी टाइम की बात होगी ऐसे में इट का यूज एज ए सब्जेक्ट किया जाएगा। और दूसरी बात, तो ये होगा। तो के बाद वाला ये जो क्लॉज है, इसमें आप देख रहे हैं छुट्टी मानी जाएगी। छुट्टी मतलब हॉलीडे, तो किसी डे की बात हो रही है। इसका मतलब इस क्लॉज का सब्जेक्ट भी इट होगा। अब इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। सबसे पहले अगर के लिए हम क्या कहते हैं? इफ। अगर 10:01 भी हुआ या 1 मिनट भी हो, तो अगर ये हो, इट का यूज एज अ सब्जेक्ट तो करना ही पड़ेगा टाइम के केस में। इफ इट इज 10:01 भी के लिए कंजंक्शंस के वीडियो में मैंने इवन का यूज किया है, उसका यूज भी मैं कर सकता हूं। इफ इट इज इवन 1 मिनट, 1 मिनट भी, इवन 1 मिनट आफ्टर 10, ऐसे भी कह सकता हूं। लेकिन 10:01 को हम क्या कहते हैं? 1 past 10, तो पास्ट का यूज भी मैं यहां पर कर सकता हूं। तो बेहतर होगा इस सेंटेंस को कैसे बनाना? इफ इट इज इवन 1 मिनट past 10, कॉमा के बाद अगला क्लॉज, छुट्टी मानी जाएगी। मानने को क्या कहते हैं? ये माना जाएगा, यानी ये कंसीडर किया जाएगा। इट का यूज सब्जेक्ट की तरह, इट जाएगा, गागेगी। और आप जानते हैं कंडीशनल टाइप 1 के सेंटेंस में, टाइप 1 का सेंटेंस है ना, टाइप 1 के सेंटेंस में आप विल का यूज करते हैं। इट विल बी कंसिडर्ड, ये कंसिडर किया जाएगा। क्या कंसिडर किया जाएगा? छुट्टी। इट विल बी कंसिडर्ड अ हॉलीडे। इस सेंटेंस में बहुत सी चीजें हैं। अच्छा, इट विल बी कंसिडर्ड क्यों कहा? विल बी क्यों लगाया? और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों? क्योंकि इसे कंसिडर किया जाएगा छुट्टी, कंसिडर किया जाएगा किसी के द्वारा, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो पैसिव में होने की वजह से विल बी के बाद थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो बहुत सारे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी यहां पर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, चाहे बात ग्रामर की करें चाहे स्पीकिंग की, अगर हमें बोलना है तो भी तो सेंटेंस ऐसे ही बोला जाएगा, इसके अलावा कोई और तरीका थोड़ी है। हाँ, यहां पर यह बात सही है कि अगर हम चाहें तो जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा था, यहां पर मैं आफ्टर भी कह देता हूं तो बात लगभग ठीक ही है। इफ इट इज इवन 1 मिनट आफ्टर 10, 10 के बाद अगर 1 मिनट भी हुआ तो छुट्टी मानी जाएगी। और मैं यहां पर मोर देन भी तो कह ही सकता हूं, मोर देन 10। वैसे मोर देन कहना उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं थोड़ा समझ में तो आ रहा है। इफ इट इज इवन 1 मिनट मोर देन 10, समझ में आ रहा है। पर सबसे बेस्ट है पास्ट, क्योंकि टाइम के लिए वो यूज किया जाता है। आफ्टर भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये दोनों सेंटेंसेस देखे। मुझे उम्मीद है कुछ नया तो सीखने को आपको मिला है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस पे। मूवी देखते हुए मुझे 15 मिनट हो गए, समय हो गया है। फिर से एक बार, इट का यूज एज अ सब्जेक्ट, और यहां पर कौन सी वर्ब यूज होगी? हैज बीन। पिछले वीडियो में बताया था। और जो पिछला वाला सेंटेंस था वो था हो गए थे, तो हैड बीन था। यह है हैज बीन। इट एज अ सब्जेक्ट, हैज बीन एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। और उसके बाद कितना समय हो गया? 15 मिनट्स। और किसे हो गया? मुझे हो गया, तो टू मी कह देंगे। इट हैज बीन 15 मिनट्स टू मी। क्या करते हुए? मूवी देखते हुए। तो देखे हुए नहीं बल्कि देखते हुए, यानी 15 मिनट से मैं मूवी देख रहा हूं, तो देखते हुए के लिए क्या कहेंगे? वॉचिंग मूवी, वॉचिंग अ मूवी। अच्छा, इस सेंटेंस को एक आसान से तरीके से भी वैसे बनाया जा सकता है। मैंने इट के साथ बना दिया, इट हैज बीन 15 मिनट्स टू मी वॉचिंग अ मूवी। ये भी तरीका सही है। एक आसान तरीका हो सकता है कि मतलब क्या है, मूवी देखते हुए मुझे 15 मिनट हो गए, यानी 15 मिनट से मैं मूवी देख रहा हूं।
रहा है, रही है, रहे हैं, कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूं। आई हैव बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 15 मिनट्स। अब आप में से अगर कोई ये सोच रहा है कि यहां पर हैव बीन क्यों लगा दिया, तो ये तो इसीलिए क्योंकि ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि यहां पर समय से का जिक्र हो गया है कि 15 मिनट से, समय से जैसे ही बोला प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बन गया। तो दो तरीके हैं इस सेंटेंस को बनाने के। आज ओले पड़ने थे पर नहीं पड़े, कॉमा यहां नहीं आएगा, यहां पर आएगा। आज ओले पड़ने थे पर नहीं पड़े। ओले पड़ना को हेल कहते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। पड़ने थे यानी ये होना था, इट हैड टू। मोडल वर्ब में मैंने आपको बताया था हैड टू का यूज क्यों करते हैं। उसे जाना था, ही हैड टू गो। हमें करना था, वी हैड टू डू। ओले पड़ने थे, इट हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल, इट हैड टू हेल। कब? आज, टुडे। पर नहीं पड़े, बट क्या कहें, नहीं पड़े मतलब ये नहीं हुआ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ओले नहीं पड़े, इट डिड नॉट हेल। मान लीजिए पूरा सेंटेंस होता ओले नहीं पड़े, तो मैं क्या कहता? इट डिड नॉट हेल। लेकिन मैं पूरा सेंटेंस थोड़ी कह रहा हूं कि ओले नहीं पड़े, मैं तो सिंपल कह रहा हूं नहीं पड़े, इट डिडंट। और हेल मैं इसलिए नहीं कहूंगा, ऑलरेडी पता है कि ओले की बात कर रहे हैं, बट इट डिडंट। आप में से जिनको भी टेंसेस पता हैं, पिछले वीडियोस आपने देखे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि क्यों मैं बार बार हेल का यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये बात मैं कई बार बता चुका हूं। इट हैड टू हेल टुडे, आज ओले पड़ने थे, बट इट डिडंट। सिंपल। उस दिन पूरे देश में छुट्टी थी, छुट्टी यानी हॉलीडे था। ऐसे में डे आ गया कोई, इट का यूज एज अ सब्जेक्ट हम कर लेते हैं। इट वॉज क्या था? हॉलीडे। इट वॉज अ हॉलीडे पूरे देश में उस दिन। इट वॉज अ हॉलीडे दैट डे अक्रॉस द कंट्री। ये सेंटेंस तो है बेस्ट सेंटेंस। इट वॉज अ हॉलीडे दैट डे अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस की जगह पे, अक्रॉस द कंट्री की जगह पे आप कह सकते हैं इन द होल कंट्री। एक तरीका तो ये हो सकता है, इट वॉज अ हॉलीडे दैट डे इन द होल कंट्री, पूरे देश में। ठीक है। और वैसे तो कोई ऐसे भी बना लेते हैं इस सेंटेंस को, उस दिन मतलब दैट डे वॉज हॉलीडे अक्रॉस द कंट्री या इन द होल कंट्री। लेकिन ये जो तरीका है कि आप उस दिन के लिए दैट डे से शुरू कर दें, ये जैसे मैं कहता हूं उस दिन सोमवार था, दैट डे वॉज मंडे, नहीं, ये तरीका इंग्लिश नेटिव कभी यूज नहीं करते। आप बोलेंगे दूसरा व्यक्ति समझ तो जाएगा, लेकिन तरीका ये ठीक नहीं है। जब भी आप किसी भी डे की बात करते हैं, छुट्टी है, बर्थडे है, एनिवर्सरी का डे है, मैरिज का डे है, कोई भी डे हो, इट का यूज सब्जेक्ट की तरह करना जरूरी है। तो दो तरीके से सेंटेंस को सही तरीके से बनाया जा सकता है। इट वॉज अ हॉलीडे दैट डे अक्रॉस द कंट्री, या इट वॉज अ हॉलीडे दैट डे इन द होल कंट्री। अब इस सेंटेंस पे आ जाइए। ये शर्ट करीब 20 दिन में सिलेगी। कैसे बना सकते हैं आप इस सेंटेंस को? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस है। अगर आप देखें, ये शर्ट करीब 20 दिन में सिलेगी, इसका ये मतलब है कि करीब 20 दिन लगेंगे, करीब 20 दिन लगेंगे इस शर्ट को सिलने में। यही तो मतलब है ना, करीब 20 दिन लगेंगे। तो जब समय लगना की बात हुई, ऐसे में आप जानते हैं इट का यूज सब्जेक्ट की तरह और टेक का यूज आप मेन वर्ब की तरह करेंगे। इट गागेगी, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस, इट विल टेक, इट विल टेक करीब 20 दिन, अबाउट 20 डेज, इट विल टेक अबाउट 20 डेज। क्या करने में लगेंगे 20 दिन? इस शर्ट को सिलने में, टू स्टिच दिस शर्ट। तो इट के साथ में एज अ सब्जेक्ट इट का यूज करके बेस्ट तरीका इस सेंटेंस को बनाने का, इट विल टेक अबाउट 20 डेज, करीब 20 दिन लगेंगे टू स्टिच दिस शर्ट। ठीक है, इस शर्ट को सिलने में। एक और तरीका हो सकता है वैसे, ये शर्ट करीब 20 दिन में सिलेगी, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं दिस शर्ट विल बी स्टिच्ड इन अबाउट 20 डेज। ये तरीका भी तो गलत नहीं है, सही है। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होते हैं। आप जब ऐसा कहते हैं कि
करीब 20 दिन लगेंगे, तो लगेंगे के सेंस में इट का यूज एज अ सब्जेक्ट आप कर सकते हैं। पर यहाँ पर बताया भी गया है कि किसको सिलने की बात हो रही है, उस सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ पर विल बी स्टिच्ड। और एक बात और यहाँ पर कि ये शर्ट, मैंने क्या कहा, दिस शर्ट विल बी स्टिच्ड, इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, इस शर्ट को सिला जाएगा, ये पैसिव वॉइस में, क्योंकि कौन सिलेगा ये नहीं बताया, इस शर्ट को सिला जाएगा, तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है किसी के द्वारा इन अबाउट 20 डेज। जब आप पैसिव वॉइस सीखेंगे ढंग से तो बड़े आराम से पकड़ लेंगे कि एक्चुअल में ये सेंटेंस क्यों ऐसा बना। फिलहाल अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सीखते हुए आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीजें बाद में रिलेट भी करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं। सुबह से बारिश हो रही थी। बारिश होना के लिए आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था रेन इस वर्ब का यूज किया जाएगा, ये क्रिया है, और इट का यूज एज अ सब्जेक्ट किया जाएगा। अब आप जरा पहचानिए कि ये सेंटेंस किस टेंस में। सुबह से बारिश हो रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, आपके दिमाग में तुरंत आएगा ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। और रहा था बोला तो पास्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन चूंकि यहां पर कह दिया सुबह से, समय के साथ से की बात हो गई, ऐसे में पास्ट कंटिन्यूअस नहीं बल्कि पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इट का यूज तो सब्जेक्ट की तरह होना ही है, बारिश होना, ओले पड़ना, बर्फ पड़ना के केस में, तो इट का यूज कर लेते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद में हैड बीन का यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। उसके बाद रेन, रेन के साथ आईएनजी। इट हैड बीन रेनिंग सुबह से सिंस मॉर्निंग। इस सेंटेंस को बनाने का यही बेस्ट तरीका है, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। 3 बजने में 7 मिनट बाकी हैं। पिछले वीडियो में जब मैंने आपको टाइम देखना सिखाया था, मैंने आपको ये बताया था कि बाकी के लिए आपको यूज करना है लेफ्ट। और जब भी टाइम की बात होती है आप जानते हैं एज अ सब्जेक्ट आपको यूज करना होता है इट। सेंटेंस प्रेजेंट में इट इज। 3 बजने में 7 मिनट को क्या कहते हैं, पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको। पहले मिनट बताएंगे, फिर कहेंगे 2, 3 बजने में बोला तो 2 बोलेंगे, उसके बाद 3, 7 मिनट्स टू 3। आप चाहें तो यहां पर 3 o'clock भी कह सकते हैं, 7 मिनट्स टू 3 o'clock। नहीं भी कहेंगे तो चलेगा, क्योंकि पता है कि 3 जो है, ये जो नंबर है, ये आवर को ही बता रहा है, घंटे को ही बता रहा है, ठीक है। तो 7 मिनट बाकी के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी क्या बताया था आपको, 7 मिनट्स के तुरंत बाद बस आपको लगा देना है लेफ्ट। इट्स 7 मिनट्स लेफ्ट टू 3। और जैसा मैंने आपको बताया, आप यहां पर ओ क्लॉक भी कह सकते हैं। इट्स 7 मिनट्स लेफ्ट टू 3 o'clock। और इट्स, इट इज की जगह पे बेहतर होता है हमेशा आप इसका कॉन्ट्रैक्शन यूज करें और कहें इट्स 7 मिनट्स लेफ्ट टू 3 o'clock। और लेफ्ट की जगह पे मैं एक बात आपको और बता दूं, यहां पर आप रिमेनिंग भी कह सकते हैं। अक्सर आपने सुना भी होगा रिमेनिंग। रिमेनिंग मतलब क्या होता है, बचा हुआ। 7 मिनट बचे हुए हैं, कितने बजने में, 3 बजने में। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हमने कुछ सेंटेंसेस की मदद से इट की प्रैक्टिस की। बाकी आपके पास मेरी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस की बुक भी है, उसमें जितने भी सेंटेंसेस में टाइम बताना होता है उसका एक अलग लेसन है, और इट के सेंटेंसेस का एक अलग लेसन है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जितना हो सके इतनी अच्छी प्रैक्टिस करिए कि कोई भी सेंटेंस आपको कंफ्यूज ना कर पाए इट का। और ये काम आपको हर टॉपिक पे करना होता है। हर टॉपिक को ढंग से समझते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।